फ्रेंड्स, सो इस बार हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंसीडर करने लगे हैं और वो है मीन फ्री पाथ ऑफ गैसेस। बच्चों, जैसे आपने एक आम जिंदगी में देखा होगा कि मान लो एक गैस नोजल में से गैस बाहर आ रही है एंड यू आर हेयर, तो आपने सुना होगा कि उसकी जो साउंड है जो साउंड है वो आप तक पहुंचने लगती है। नोजल से निकलती हुई वो गैसेस जब रूम में डिफ्यूज करती हैं तो साउंड आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन उस गैस की जो स्मेल है उसको आप तक आने में टाइम लगता है। साउंड पहले पहुंच जाती है, गैस की स्मेल आने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। इवन गैस की एवरेज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास उस स्मेल को आप तक आने में टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज गैस जब आपके पास पहुंच रही है, डिफ्यूज हो रही है उस रूम में, तो बेसिकली उसका पाथ एक स्ट्रेट पाथ नहीं है। गैसेस के मॉलिक्यूल लगातार एक ड्रंकड मोशन की तरह बार बार कोलाइड करते हुए आपकी तरफ आते हैं और इस दौरान आपके पास पहुंचते हुए उनको टाइम लगता है। इवन गैस की आरएमएस वेलोसिटी, गैस की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मॉलिक्यूल आप तक पहुंचने में टाइम क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट कोलिजन्स। साउंड तो इस मीडियम में ट्रेवल करके फटाफट आप तक पहुंच जाती है, बट मॉलिक्यूल आप तक पहुंचने में टाइम लगाते हैं। हम उसी कंसिडरेशन को लेते हुए ये मॉलिक्यूल जो कि लगातार आप तक पहुंचने में टकराते टकराते आप तक पहुंच रहे हैं, हम उसके फ्री पाथ को कंसिडर करने लगे हैं। अब देखेंगे फ्री पाथ होता क्या है। ये मेरे पास बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये गैस मॉलिक्यूल सपोज यहाँ तक आके इसके साथ टकराया, दो कोलिजन्स के बीच में जो पाथ होता है उसे कहते हैं फ्री पाथ। इट इज़ द पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। सपोज ये हमारे पास पाथ है जिसकी पाथ लेंथ है λ1। आपका मॉलिक्यूल यहाँ से टकराते हुए इधर मुड़ा, ये इसकी फ्री पाथ लेंथ है λ2, देन λ3, देन λ4, देन λ5, फिर वो आप तक पहुँचता है। ये मीन फ्री पाथ क्या है? तो हम अगर इसके मीन फ्री पाथ को चेक करें कि फ्री पाथ की एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालें, तो हम इस एवरेज वैल्यू के लिए जितनी भी हमारे पास मॉलिक्यूल हैं उनकी फ्री पाथ का, उस मॉलिक्यूल के फ्री पाथ की एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये जो हमारे पास एवरेज आएगी फॉर all free path for the gas to move from one point to another, this is called mean free path। अब इस मीन फ्री पाथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस मीन फ्री पाथ का प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ, डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, हम इस चीज़ को अब कंसिडर करने लगे हैं। आप देख सकते हैं साउंड जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एक मैकेनिकल वेव है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में से होती हुई तो निकल जाती है, लेकिन उस गैस के मॉलिक्यूल रियलिटी में आप तक पहुंचते हुए बहुत सारे फ्रीक्वेंट कोलिजन्स करते हैं। इन फ्रीक्वेंट कोलिजन्स के बीच में जो पाथ होता है, हम उसकी एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जो टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, हम उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और हम उसके आज फ्री पाथ की जगह जगह पर जो वैल्यूज़ आई हैं उसकी एवरेज वैल्यू को कंसिडर करने लगे हैं। आओ देखें ये कैसे कर। तो मीन फ्री पाथ के लिए
सपोज हम एक गैस रिजिड सफेरिकल एटम की बात करने लगे हैं जो कि एक एवरेज वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब वो बढ़ते बढ़ते बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा, बाकी एटम्स के साथ जो कि आइडेंटिकल गैस में आइडेंटिकल साइज के ही होंगे, उनके साथ टकराएगा। लेकिन वो किन के साथ टकराएगा, जरा इस कंसिडरेशन को देखें। अब अगर हम यहाँ से एक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल की बात करें, ये है मेरे पास एक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, ये है मेरे पास एक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल जिसकी हम बात करें, ये मैं ज़रा क्लियर करके बना दूं। तो आप देख सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स को ये टेंजेंशियली टच करता हुआ जा रहा। ये मॉलिक्यूल जो कि आइडेंटिकल साइज के हैं, इनके रेडियस भी हमारे पास d/2 के हैं। ये इनको टच करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारे पास यहाँ से इस सेंटर के बीच में डिस्टेंस को देखें, इस सेंटर से इस सेंटर के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो d है। तो आपके पास मॉलिक्यूल जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो जरा इस लाइन ऑफ साइट को देखें। ये जो लाइन ऑफ साइट मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको 3D में हम जरा चेक करके देखें। हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल आपके मूव करेंगे, ये जो येलो कलर का मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल मूव करते हुए हर उस आइडेंटिकल एटम को टकराएगा जिसमें ये जो सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ये d, यहाँ पर ये टेंजेंशियली टच कर रहा है। अगर कोई मॉलिक्यूल इसके अंदर होगा मतलब आपका ये डिस्टेंस d से कम होगा, ये इनको भी टच करेगा। हाँ, वो मॉलिक्यूल जिनका डिस्टेंस इस रेंज से, इस सिलेंड्रिकल रेंज से बाहर है, सपोज मैं एक ऐसे एटम की बात कर रहा हूँ जो यहाँ है, इनको छोड़कर ये बाकियों के साथ टच करता हुआ, कोलाइड करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। इट मीन्स जो इसकी मूवमेंट है वो हर उस मॉलिक्यूल के साथ टकराएगी जिसमें सेंटर टू सेंटर का ये जो डिस्टेंस है बिटवीन आइडेंटिकल एटम्स वो r लेस देन d पे होगा। r मीन्स इनके सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। अगर r लेस देन d पे होगा तो ही ये मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा। लेकिन वो मॉलिक्यूल जिनका ये डिस्टेंस, अगर आप ये देखें इस मॉलिक्यूल को, जिनका ये डिस्टेंस ग्रेटर देन d हो गया है, ये इनके साथ कोलिजन नहीं करेगा। डेरिवेशन की कंसिडरेशन के लिए हम सबसे पहले इसमें एक मॉलिक्यूल को मोशन में मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि बाकी मॉलिक्यूल टेम्परेरली अभी रेस्ट में है। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल आपके पास टकरा रहे हैं, मॉलिक्यूल कितनों के साथ आपका ये मॉलिक्यूल टकराएगा, कौन सी रेंज में होगा, इसके कंसिडरेशन में आप देखें कि टकराने के दौरान वो कितना वॉल्यूम स्वेप्ट करेगा इस सिलेंड्रिकल में। तो हम यहाँ से वॉल्यूम स्वेप्ट की बात करने लगे। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें, मान लो आपका ये वॉल्यूम, आपका ये एटम मूव कर रहा है फॉर द टाइम t। अगर आप इस कंसिडरेशन में इस सिलेंड्रिकल एस्पेक्ट को देखें तो ये रेडियस में d है, ये आपके पास आगे की तरफ बढ़ रहा है। सपोज इसने ट्रेवल किया है फ्रीली फॉर द टाइम डेल्टा t। तो इस वॉल्यूम के लिए, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए
हम यूज़ कर सकते हैं, ये है पाई आर स्क्वायर, इस सिलेंडर का एरिया, और ये है इस सिलेंडर की हाइट जितनी देर के लिए वो मूव कर रहा है फ्रीली। इसका नाम है पाई वॉल्यूम स्वेप्ट। अब वॉल्यूम स्वेप्ट हमारे पास हो गया, लेकिन वो कितने एटम्स के साथ टकराएगा हम यहाँ से कंसीडर कर रहने लगे हैं। यहाँ पे एक बात कंसीडर करने लगे हैं, लेट n इज नंबर डेंसिटी ऑफ गैस। अगर हम यहाँ पर n की नंबर डेंसिटी की बात करें, n जिसे हमने नंबर ऑफ एटम्स माना है पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे पास टकराएंगे इस सिलेंडर के अंदर, हम उसके लिए स्मॉल n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। n बी केयरफुल नंबर डेंसिटी है, और जितना वॉल्यूम स्वेप्ट हो रहा है उसकी वैल्यू है पाई डी स्क्वायर एवरेज v इंटू डेल्टा टी। तो ये है हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास इस सिलेंडर के साथ आपके पास एक कोलिजन करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम जो हमारे पास हैं उनकी कंसिडरेशन के लिए पहले नंबर ऑफ एटम्स देखें जो इस वॉल्यूम में आ गए हैं। तो हमने नंबर ऑफ कोलिजन्स कैलकुलेट कर लिए हैं एटम्स के साथ इन टाइम डेल्टा टी, स्मॉल टाइम डेल्टा टी। ये हैं आपके पास n पाई डी स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। आप यहाँ से नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि n पाई डी स्क्वायर इंटू एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगा। अगर आपने यहाँ से इस कंसिडरेशन को देख लिया है तो ये नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड है। अब इस चीज़ का मतलब है कि हमारे पास इस कहानी के लिए n पाई डी स्क्वायर एवरेज v, ये वो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं जो हुए हैं एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर। तो एक कोलिजन का हमारे पास टाइम क्या होगा, हम यहाँ से इसे लिखेंगे पाई 1 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर n इंटू डेल्टा n इंटू एवरेज v। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड कैलकुलेट कर लिए हैं, एक कोलिजन का टाइम कैलकुलेट कर लिया है। आप इस कंसिडरेशन में इसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। कैलकुलेशन के दौरान आपने एक कोलिजन का टाइम भी कैलकुलेट कर लिया है, बट हमें तो एक कोलिजन का टाइम कैलकुलेट नहीं करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है मीन फ्री पाथ। तो इस फ्री पाथ मतलब इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जिसे हम मीन फ्री पाथ कह रहे हैं, हम इस एक कोलिजन के टाइम को उसकी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं। वेलोसिटी इंटू टाइम फॉर वन कोलिजन
ताकि हमारे पास यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के साथ जब हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू मिल जाए हमें मीन फ्री पाथ की। ये है आपके पास मीन फ्री पाथ। लेकिन आपने इस पूरी कंसिडरेशन में एक चीज़ और ध्यान दें, जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल चल रहा था, मेन मॉलिक्यूल, हमने ये माना यहाँ से कि जो बाकी मॉलिक्यूल हैं वो रेस्ट में हैं, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल चल रहा है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू बाकी मॉलिक्यूल भी तो चल रहे हैं, और अगर बाकी मॉलिक्यूल भी चल रहे हैं तो हम वेलोसिटी की कंसिडरेशन नहीं कर सकते, हमें उनकी रिलेटिव वेलोसिटी की कंसिडरेशन करनी होगी। अगर हम उनकी रिलेटिव वेलोसिटी को कंसिडर करके करें और ये मानकर चलें कि बाकी मॉलिक्यूल्स भी मोशन में ही हैं, तो आपके पास ये जो फ्री पाथ है इसके लिए आपके पास ये वैल्यू एक फैक्टर से डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि बाकी मॉलिक्यूल रेस्ट में नहीं हैं, वो भी मोशन में हैं, वो भी मोशन में हो सकते हैं। और जब हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास वो रिलेटिव एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो उसके लिए आपके पास जो आपने √2 वो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। जब हमारे पास बाकी मॉलिक्यूल्स की भी कंसिडरेशन हम करेंगे कि वो मॉलिक्यूल हमारे पास मोशन में है। अब गैसेस में समटाइम क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इनका प्रेशर के साथ टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या है। अगर आप अपनी इस मेन इक्वेशन को लिंक करना चाहते हैं प्रेशर के साथ, वॉल्यूम के साथ, तो मैं आइडियल गैस की एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। आप जानते हैं इस चीज़ को लिखने के दो तरीके होते हैं, और ये हैं तो वो अलग अलग तरीके। मैं यहाँ से P डिवाइडेड बाई KT के लिख के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई V लिख के, जिसका नाम नंबर डेंसिटी है, मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ कर सकता हूँ। और अगर हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करें तो हमारे पास यही वैल्यू, जिसको हम नंबर डेंसिटी की टर्म में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ P एंड KT। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है कि आपको कोई प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में इसका लिंक पूछ रहा है, और वो आपको कह रहे हैं कि इसका रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में करें, तो आप इस कंसिडरेशन को कंसीडर कर सकते हैं इस वर्डिंग में। इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप एक बार दोबारा देखें तो इस इक्वेशन में एक छोटी सी चेंज करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेरे पास नंबर डेंसिटी थी, मैं यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम कर रहा हूँ। तो मैं इस कंसिडरेशन में अगर m के साथ ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ, m के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर ज़रा ध्यान दें हमारे पास ये टर्म्स क्या बनेंगी। आपके पास ये टोटल मास ऑफ गैस बन जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम है। तो आपकी इस कंसिडरेशन में यहाँ पर ये है m, ये है √2, ये है पाई, ये है d², और ये बन जाएगी डेंसिटी। लेकिन इस चीज़ में ये ज़रूर याद रखना, जब आप इसकी डेंसिटी की कंसिडरेशन कर रहे हैं तो इसमें ये जो m है ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। तो हर चीज़ को बड़े ध्यान से यहाँ पर देखें, जो इसमें मेन कंसेप्ट यहाँ पर कंसिडर हुए हैं, और आपकी अलग अलग इक्वेशन अलग अलग टर्म्स में कंसेप्ट में ड्राइव हुई हैं। तो मैं यहाँ पर 3 इक्वेशनें यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आओ इस चीज़ को एक बार फिर रिवाइज करके देखें कि हमारे पास मीन फ्री पाथ की ज़रूरत कब पड़ी।
मीन फ्री पाथ का कंसेप्ट इसलिए बना क्योंकि गैस एटम अपनी मूवमेंट के दौरान, जो उसकी अपनी फिजिकल मूवमेंट के दौरान कॉन्टिन्यूसली कोलाइड करते हैं, इनकी कोलिजन के बीच में पाथ कभी स्मॉल होता है, कभी बड़ा होता है, और इस कारण से हम इसकी एवरेज निकालना चाहते हैं ताकि हम पता लगाएं कि इसकी एवरेज स्टोरी क्या है, एवरेज डिस्टेंस क्या है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। इसके लिए इस फिगर को एक बार फिर देखें, जहां हमने इस येलो वाले एटम को चलते हुए दिखाया विद एवरेज वेलोसिटी v, और वो जिस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में बाकी एटम्स के साथ टकराता हुआ जाएगा, तो वो हर उस एटम और मॉलिक्यूल को टकराएगा जिनके सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास d से कम होगा। मैं एक बार फिर बता दूं, अगर वो d से ज़्यादा है तो ये कोलिजन्स इस कंसिडरेशन में नहीं आएंगे। इसमें एक चीज़ और आपको बड़ी क्लियर मैंने बताई, इस दौरान हमने बाकी मॉलिक्यूल्स की कंसिडरेशन की है कि जो बाकी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी रेस्ट में है। तो अपनी कोलिजन के दौरान, अपनी फ्री पाथ के दौरान वो कितना वॉल्यूम स्वेप्ट करता है, फिर हमने उसकी नंबर डेंसिटी से हमने पता लगाया कि वो कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं जो इस सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदर आते हैं, उनकी वैल्यू क्या है। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो उसमें से थे कोलिजन फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट जो पूछा जाता है। उसके बाद हमने मीन फ्री पाथ की डेरिवेशन कर रहे हैं। ये अलग अलग टर्म्स में है, प्रेशर टेम्परेचर की टर्म में, नंबर डेंसिटी की टर्म में, और डेफिनेटली डेंसिटी ऑफ गैस की टर्म में। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसे एक बार ज़रूर कंसिडर करें ताकि आपको कॉम्पिटिटिवली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, उसमें आपको ये प्रॉब्लम हैंडल करने का तरीका अच्छी तरह समझ आए। थैंक यू।